वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में पुनः आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत करेंट टॉपिक्स 18 जनवरी 2025 के तहत हम लोग 4 टॉपिक्स को देखेंगे। एक है कि आईआईटी रुड़की के द्वारा जीवाणु एंजाइम का उपयोग करके प्लास्टिसाइजर का विघटन। दूसरा, आईएमएफ द्वारा विकास दर का अनुमान। तीसरा, हम लोग देखेंगे कि स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत। और चौथा, हम लोग देखेंगे भारत के समुद्री जल स्तर में वृद्धि हुई है। तो चलिए पहला टॉपिक्स हम लोग करते हैं, जीवाणु एंजाइमों का उपयोग करके प्लास्टिसाइजर का विघटन। ठीक है, देखिए प्लास्टिसाइजर जो होते हैं आजकल हमारे पर्यावरण प्रदूषण के लिए बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं, जिसमें कि मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए भी ये काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो इसी के उपचार करने के लिए क्या किया गया है, आईआईटी रुड़की के द्वारा एक एंजाइम की खोज की गई है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से बेनिफिशियल रहेगा पर्यावरण और मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण इत्यादि और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। तो हम लोग देखते हैं, आईआईटी रुड़की ने डायएथिल हेक्सिल फथलेट प्लास्टिसाइजर को तोड़ने के लिए एक एंजाइम एस्ट्रेज एंजाइम का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। यह एस्ट्रेज एंजाइम जो है मिट्टी के बैक्टीरिया सल्फोबेसिलस एसिडोफिलस द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, अब देखिए एंजाइम डीईएचपी प्लास्टिसाइजर को दो उत्पादों में तोड़ता है। पहला हो गया मोनो यानी एथिल हेक्सिल में, और दूसरा होता है फथलेट में यानी MEHP और एथिल हेक्सानॉल। ठीक है, यह एस्ट्रेज एंजाइम क्या होता है, पहले से पहचाने गए अन्य एंजाइमों के साथ मिलकर उच्च आणविक भार वाले फथलेट प्लास्टिसाइजर को जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। ये जो होता है क्या होता है, अन्य एंजाइमों के साथ मिलकर के उच्च आणविक भार वाले फथलेट प्लास्टिसाइजर को जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, एस्ट्रेज एंजाइम लगभग 1 महीने तक सक्रिय रहता है और महत्वपूर्ण दक्षता के साथ डीईएचपी प्लास्टिसाइजर के विघटन को उत्प्रेरित करता है। इसका अनुप्रयोग किस किस में हो सकता है, तो हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, अपशिष्ट प्रबंधन में, दूसरा जैव उपचार में, तीसरा औद्योगिक पैमाने के गिरावट के लिए। ठीक है, तो चलिए अपशिष्ट प्रबंधन अपशिष्ट उपचार सुविधाओं में बैक्टीरिया का उपयोग किया जा सकता है। फिर देखिए दूसरा हम लोग देखेंगे पॉइंट, जैव उपचार में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे कि महासागरों या नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के लिए भी इस एस्ट्रेज एंजाइम प्लास्टिसाइजर का उपयोग किया जा सकता है। औद्योगिक पैमाने पर गिरावट, आगे की आनुवांशिक इंजीनियरिंग और अनुकूलन के साथ बैक्टीरिया को प्लास्टिक को कुशलतापूर्वक तोड़ने के लिए औद्योगिक पैमाने के बायोरिएक्टरों में नियोजित किया जा सकता है इसको। चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे, तो देखिए इस प्रकार के प्रोग्राम से क्या होगा कि पर्यावरण की एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। दूसरा क्या होगा कि मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण जैसी समस्याओं का निदान करने में ये जो है इस प्रकार के एंजाइम काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो अब चलिए दूसरा हम लोग अब यहाँ पर देख रहे हैं टॉपिक्स की भारत में समुद्र स्तर में वृद्धि हुई है। देखिए समुद्र स्तर में वृद्धि से जुड़ी चुनौतियाँ, जिन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा उनमें जल, कृषि, वन और जैव विविधता तथा स्वास्थ्य शामिल है। अब देखिए क्या है चुनौतियां भी समुद्र स्तर में वृद्धि से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या, जैसे देखिए तटीय बाढ़ है, कृषि पर प्रभाव है, लोगों का विस्थापन हो रहा है, आर्थिक हानियां हो रही है। ये सभी कारण जो है जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तटीय बाढ़, अब तटीय बाढ़ का क्या है कि निचले तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बढ़ेगी, जिससे समुदाय विस्थापित होंगे और बुनियादी ढांचे को हानि पहुंचेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भारत के अभी समुद्री जल स्तर में वृद्धि हुआ है, और समुद्री जल स्तर की वृद्धि होने पर उनमें जल, कृषि, वन और जैव विविधता तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या है इसका पॉइंट, तटीय बाढ़। तो निचले तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बढ़ेगी, जिससे समुदाय विस्थापित होंगे और बुनियादी ढांचे को हानि पहुंचेगी। दूसरा कह रहा है कृषि पर प्रभाव पड़ेगा। तो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्वच्छ जल के स्रोतों में लवणीय जल का प्रवेश होगा, जिससे फसल उत्पादन क्या होंगे, प्रभावित होंगे। ठीक है, तीसरा बोल रहा है लोगों का विस्थापन, बाढ़ होती है तो विस्थापन होता है, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए खतरा होगा और अंतर्देशीय क्षेत्रों पर प्रवास और दबाव में वृद्धि होगी, यह भी समस्या होगा। ठीक है, तीसरा चलिए हम लोग चलते हैं, आर्थिक हानि भी होगी, जैसे कि बंदरगाहों, पर्यटन एवं मछली पकड़ने के उद्योग को हानि होगी, जिससे आजीविका और अर्थव्यवस्था प्रभावित होंगी। ठीक है,
अब चलिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अभी तक भारत ने इस प्रकार के जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और उससे जो क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यानी ग्रीन हाउस गैस जो बढ़ रहे हैं, उससे समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार के जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं? तो भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार किया है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर उन्होंने क्या किया है, अमल किया है। तीसरा, वनीकरण और वन संरक्षण पर ध्यान दिया है। स्वच्छ परिवहन पर भारत ने कदम उठाया है, स्वच्छ परिवहन की ओर भी भारत कदम उठाया है, और जलवायु प्रतिरोधकता इत्यादि और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों का समाधान की ओर भारत बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक फैक्ट को हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के क्या क्या प्रयास रहे हैं। तो पहला तो नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वाकांक्षी जो है लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसका उद्देश्य अपनी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। भारत ने क्या महत्वाकांक्षी अपना लक्ष्य निर्धारित किया? 2030 तक 500 मेगावाट बिजली जो है किसके द्वारा, तो रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा प्राप्त करना है। ठीक है, यही ना है इनका। फिर आगे क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में क्या, भारत पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करता है और उसने 2030 तक अपनी बिजली का 50% मांग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी करने का लक्ष्य घोषित किया है। तीसरा हम लोग चलेंगे वनीकरण और वन संरक्षण। ठीक है, वनीकरण और वन संरक्षण की ओर भी भारत सरकार ने अपना कदम बढ़ाया है। वन क्षेत्र को बढ़ाने, बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने और स्थायी वन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारत में। स्वच्छ परिवहन के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है? स्वच्छ परिवहन, भारत इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीज को अपनाने को और बढ़ावा दे रहा है। अपनाने को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है, और इसे 2030 तक 30% इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल बाजार हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है। ठीक है, भारत ने स्वच्छ परिवहन के लिए क्या किया है? 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया है। ठीक है, चलिए जलवायु प्रतिरोधकता के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है? जलवायु प्रतिरोधकता के लिए भारत सरकार ने इसमें जलवायु प्रतिरोधकता फसल किस्मों, जल संरक्षण तकनीकों और आपदा तैयारी उपायों का विकास शामिल है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो देखिए भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन जैसी पहलों में शामिल हुआ है। तो देखिए भारत जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और भी कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे कि 2070 तक भारत अपना जो है कार्बन उत्सर्जन को 0% करने की ओर बढ़ रहा है। इसी में रिन्यूएबल एनर्जी को अपना रहा है। अभी हाल फिलहाल में हमने पढ़ा था कि भारत जो है क्लीन एनर्जी के लिए अभी अमेरिका के साथ जो समझौते किए थे 2008 में, न्यूक्लियर डील, उसी के लिए अमेरिका ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए क्या किया है कि भारत के जो 3 प्रमुख संस्थान थे उस पर से प्रतिबंध हटा लिया है। तो इस प्रकार के कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे जलवायु के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जैसी चुनौतियों में निपटने के लिए काफ़ी सहायक होगा, और भारत जो है इन चुनौतियों से निपटकर क्या होगा, एक स्वच्छ और स्वस्थ जीवन प्रदान करने में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे लोगों को। ठीक है, चलिए अब भारत की भी रिपोर्ट है कि क्या रिपोर्ट है, अब हम लोग रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर देख लेंगे। हाल ही में जो है गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की तटरेखा जो है 5 दशकों में लगभग आधी हो गई है। ठीक है, 1970 में भारत की तटरेखा कितनी थी? 7,516 किलोमीटर, और 2023-24 में यह 11,098 किलोमीटर तक हो गया है। बंगाल, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में अपनी तटरेखा में वृद्धि की है, जबकि पुडुचेरी की रेखा में 10.4% की कमी आई है। फिर क्या बोला है कि यह पश्चिम बंगाल में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। राज्य हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सभी जो है तटरेखा के किनारे स्थित राज्य हैं। ठीक है, अब आईएमएफ का एक रिपोर्ट, अभी आईएमएफ ने क्या किया है, भारत की विकास दर का अनुमान लगाया। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तीसरा टॉपिक्स है, आईएमएफ ने अगले 2 वित्त वर्षों 2025-26 और 2026-27 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान बरकरार रखा है। तो देखिए आईएमएफ ने क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने अगले 2 वित्त वर्षों 2025-26 और 2026-27 में भारत के विकास दर 6.5% रहने का अनुमान बरकरार रखा। यह अनुमान भारत की संभावनाओं के अनुरूप है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह जानकारी अपनी ताज़ा वैश्विक आर्थिक सर्वेक्षण में दी है। ठीक है, आईएमएफ के अनुसार भारत ने विश्व की बड़ी
अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपनी सबसे तेज वृद्धि दर बरकरार रखी है। ठीक है, इस बीच IMF के अनुसार वर्ष 2025 और 26 में वैश्विक वृद्धि दर 3.3% रहने का अनुमान है। यानी पूरे विश्व में कितने रहने का अनुमान है? 3.3% वैश्विक स्तर पे। और कोरोना महामारी के बाद वैश्विक विकास दर में कमी देखी गई है। पिछले वर्ष अक्टूबर में जारी विश्व आर्थिक सर्वेक्षण में 2025 के अनुमान में कोई बदलाव नहीं आया। देखिए, उन्होंने कहा है कि विश्व स्तर पर 2025-26 में वैश्विक स्तर की GDP कितनी रहेगी, विकास दर कितनी रहेगी? 3.3%। लेकिन भारत की कितनी रहेगी? 6.5% रहेगी 2025 और 2026 दोनों के लिए। चलिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 पर पीयूष गोयल द्वारा भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया गया। ये 4th टॉपिक्स और आखिरी टॉपिक्स हमारा। चलिए, 16 जनवरी 2025 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार के स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उद्यमियों के लिए भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया। ठीक है, यह स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज क्या है? भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 20 बड़ी कंपनियों के सहयोग से स्टार्टअप और इनोवेटर्स को विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करने का अवसर देगा। जिसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है? अक्षय ऊर्जा, एग्रीटेक, हेल्थ केयर, रोबोटिक्स, क्लीनटेक, ब्लॉकचेन, सेमीकंडक्टर और सोशल कॉमर्स आदि इन सभी गतिविधियों में शामिल है। चलिए, कॉरपोरेट और स्टार्टअप के बीच की खाई को पाटने के लिए चैलेंज स्टार्टअप के लिए खरीद के अवसर, नकद पुरस्कार, फंडिंग और सलाह के साथ साथ क्षमता निर्माण के उपाय प्रदान करेगा। ठीक है, सरकार का लक्ष्य देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की 2026 वर्षगांठ तक विभिन्न क्षेत्रों में 75 चुनौतियां शुरू करना है। ठीक है, चलिए, गोयल ने DPIIT के स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम पर 9 वर्षीय फैक्ट बुक अपडेटेड प्रभाव गाइड भी लॉन्च किए, जिसमें भारत की उद्यमशीलता की यात्रा और महिला उद्यमियों के उदय पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेंटेंस में चलेंगे। ठीक है, कि 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की घोषणा की गई, जो पिछले एक दशक और उससे अधिक समय में भारतीय स्टार्टअप के विकास को रेखांकित करता है। यानी कि कुल मिलाकर के इस सेंटेंस में बोला गया है कि 16 जनवरी 2016 को क्या किया गया था? स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी और नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इसी को अभी रेखांकित किया गया है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों या चैलेंज का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत की जो है अभी वर्तमान में औद्योगिक जो है हम लोग देख रहे हैं औद्योगिक विकास में कमी आई है, और इस प्रकार के चैलेंज और इस प्रकार के चुनौतियों से क्या होगा कि स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, नए उद्यमियाँ उभर करके आएंगे, और इससे क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था को एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब तेज़ी मिलेगी, और क्या होगा? रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, और भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हासिल करने के साथ साथ क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भारत जो है अपने उच्चतम शिखर की ओर पहुंचने और SDG जैसे पहल को अचीव करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। दोस्तों, आज का जो है टॉपिक्स यहीं समाप्त होता है। कल फिर से हम नए टॉपिक्स के साथ और नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल गुप्ता जी की पाठशाला को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।